तो देखिए आज हम समाकलन के अनुप्रयोग के कुछ ऐसे विशिष्ट उदाहरण लेकर आए हुए हैं और कुछ विशिष्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं सब क्वेश्चनों में से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत टेक्निकल हैं और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इनको जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाइए तो एकदम पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ कर जाइए और समझ कर जाइए। तो देखिए इसमें ऐसे बताया जाएगा जिससे हर एक बच्चे को समझ में आए। अगर उसने पीछे पढ़ने में कहीं लापरवाही भी किया है तब भी उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए परवलय आप देख चुके हैं, इसको कई बार हम बता चुके हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसे बनाया जाता है? ये ऐसे बनाया जाता है, ये इधर का मुंह किया रहता है। आप हमारे पहले वीडियो में समाकलन के अनुप्रयोग में देख लीजिए, वहाँ पर जो है आपको परवलय की दिशा बताई गई है कि किस समीकरण पर किधर परवलय का मुंह करके बनाया जाएगा। तो ये देखिए हमारा परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये तो है। अब यहाँ पर देखो नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। नाभिलंब क्या होता है? सबसे पहले नाभि जानिए तब नाभिलंब। देखिए अगर क्लास 11th में आप पढ़े हैं तो परवलय में यहीं आप पढ़े होंगे कि एक बिंदु होता है, एक फिक्स बिंदु होता है कि उसका निर्देशांक एकदम फिक्स होता है। ये फिक्स बिंदु जो होता है a,0 होता है। तो ये जो यस होता है, यस से डिनोट किया जाता था, वो परवलय की नाभि है। जो यस से डिनोट किया जाता था वो परवलय की नाभि है। अब यहीं से अगर इस पर लंब होते हुए यहाँ 90 डिग्री के कोण बनाते हुए अगर कोई रेखा खींची जा रही है तो वह नाभिलंब है। अगर ऐसी कोई नाभीय जीवा खींची जा रही है, नाभीय जीवा का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये एक्स अक्ष पर क्या हो, लंब हो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष पर क्या हो, लंब हो, तो वो क्या हो जाएगा? नाभिलंब हो जाएगा। तो आप समझ गए कि यहाँ से एक रेखा ड्रा कर लेते हैं, यही इसी यस से। देखिए परवलय में नाभिलंब होता, नाभि होता है, और नाभि से कोई अगर सीधी रेखा ऐसे खींच दी जाती हो जो एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही हो तो नाभिलंब कहलाती है। तो ये देखिए तो y है, y डैश है, तो आपका फिगर बहुत अच्छे से बन गया, आप समझ भी गए और इसका निर्देशांक भी प्राप्त कर लिए। तो इन्होंने क्या कहा, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax उसके नाभिलंब से घिरे, तो यहाँ पर यही क्षेत्र तो है नाभिलंब। इसको देखिए यहाँ पर यही क्षेत्र हमारा आ रहा है, यही क्षेत्र हमारा जो है आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको एक आप बहुत आसानी से कर सकते हो। पहला काम क्या करिए, परवलय यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। इसका निर्देशांक आप जानते हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। अच्छा देखिए इसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अगर y के स्थान पर माइनस वाई लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मतलब y स्क्वायर बराबर 4ax। इसका मतलब y के स्थान पर जब माइनस वाई रखने पर वही समीकरण आता है तो इसको कहा जाता है कि यह जो है यह अक्ष के सिमेट्रिक है। यह परवलय किसके सिमेट्रिक है? मतलब जो क्षेत्रफल ऊपर होगा वही क्षेत्रफल क्या होगा? नीचे होगा। मतलब हम ऊपर का क्षेत्रफल निकाल लें और गुणे 2 कर लें तो नीचे का भी आ जाएगा। तो हमको लगता है इसको आप बहुत आसानी इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो आपको सिमेट्रिक के लिए समझाएं, ये सब लिखा नहीं जाता है, ये सब दिमाग में कर लिया जाता है और बता दिया जाता है। हम वीडियो में बना दे रहे हैं, आपकी इच्छा होगी लिख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ लेकिन अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसी से आपको देखकर ही पता चल जाना चाहिए जो ऊपर का होगा वही नीचे का होगा, क्योंकि y के स्थान पर माइनस वाई लिखने पर कोई चेंजिंग समीकरण में नहीं आ रहा। अब आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हो, y इक्वल टू √4ax। अगर y इक्वल टू निकालोगे तो 4 का क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, √a हो जाएगा, √x हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका एरिया हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ढेर सारा इसमें पोथा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप यहाँ से इनिशियल पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक परवलय
फैला हुआ है, ये ऊपर की बात हम कर रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए ये एक्स अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर ये पट्टी ऐसे गिराओगे, हम शुरू में बताए थे, तो इसका लिखते हैं y इंटू डी एक्स। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पीछे जाकर समाकलन के अनुप्रयोग का पहला वीडियो ज़रूर देखिए, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ एक्स अक्ष पर जब गिरा है तो लिखते हैं y इंटू डी एक्स। ध्यान में रखिए, जब हमने कहा कि यहाँ डी एक्स होता है तो यहाँ x की लोअर लिमिट होती है और x की अपर लिमिट होती है। तो देखिए x y, तो x a हो गया और x a हो गया, तो a लोअर हो गया और a अपर हो गया, तो 0 to हम लोग a लिखेंगे। ध्यान दीजिए, a ऊपर का क्षेत्रफल आया है, नीचे का चाहिए तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहीं 2 गुणे हम लिख देंगे। अब इसके बाद कोई दिक्कतें नहीं बचा, 2 गुणे 0 to a और y का मान हम पहले से निकाल लिए हैं 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx। तो यहाँ आप सीखते जाइए, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 2a बाहर आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट a बाहर आ गया और 0 to a और x के पावर 1/2 dx, ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा, x के पावर 1/2 का आप जानते हो, ऊपर 3/2 और बटे 3/2, ये समाकलन आपको आना चाहिए। तो a इक्वल टू 2 दूना 4 हो गया, अंडर रूट a हो गया, और a जो है x पर 3/2 ऊपर और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 to a हम यहाँ बॉक्स ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे। देखिए अचर राशियाँ जो हैं इसको बाहर निकाल लिया जाता है, इनको किनारे कर लीजिए, तब हम लिमिट लगाएंगे। लिमिट का मतलब एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। तो a इक्वल टू 4 अंडर रूट a इंटू 2/3। अब यहाँ पर देखिए x के पावर 3/2। अब इसके आगे आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, 4 2 जा 8/3 अंडर रूट a। अब यहाँ पर एक बार आप क्या करिए, अपर लिमिट लगा दीजिए, तो a पर 3/2 और माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 पर 3/2 लिखोगे, तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, x पर x इक्वल टू 8/3 और a पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2 की घात, और गुणे में क्या आ जाएगा 3/2, इसका मान तो 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं रहा। अब गुणे में घात जुड़ता है अगर आधार बराबर हो तो 1/2 प्लस 3/2, मतलब a इक्वल टू 8/3 और 3 और 1 4, 4/2, 2 से कट गया, तो a इक्वल टू 8/3 a स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ रहे होंगे, इनको आप ज़रूर लगाइए, सब क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइए। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ चैनल पर, या जितने भी आप लोगों को बता रहे हैं, सब क्वेश्चन को आप 100% लगा के जाइए। क्वेश्चन भैया यहीं से आने हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं आएंगे, और जब भी आएंगे तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं। अब देखिए हमारे पास उदाहरण 12 है, जस्ट उसी के आगे का क्वेश्चन, और अगले पेज पर, पेज 390 पर, चाहे एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी की ही बुक ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए रेखा y इक्वल टू 3x प्लस 2 और x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से समझिए। अक्सर क्या होता है, क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको बता दिए जाते हैं, लेकिन ये सब एग्जाम्पल के क्वेश्चन व्यवस्थित तरीके से कोई बताता नहीं है। इनको अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे सवाल कैसे हल किए जाते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हल करने से पहले आपको कुछ रूल समझना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन हल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2019 में पूछा जा चुका है और ये कुछ अलग हटके है भी। तो इनको देखिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। वैसे भी देख लीजिए 2019 के बाद 2023 में पूछा जा सकता है या किसी भी सन में पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, 2023 के बाद भी पूछा जा सकता है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए आप हमको एक चीज़ बताइए, जैसे हमने एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया। अब इसका क्षेत्रफल कुछ है, सपोज करो इसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल कुछ है। तो देखो, जब नीचे एक्स अक्ष के नीचे होता है भैया जी, तो वह ऋणात्मक होता है, और एक्स अक्ष के ऊपर का जो एरिया होता है वो धनात्मक होता है। तो ऊपर भी है और नीचे भी है यहाँ पर। तो एक चीज़ बताइए, अगर इसका वर्ग इकाई हम कहें, सपोज करिए हम कह दिए 20 वर्ग इकाई है, कितना है 20 वर्ग इकाई है, और इसको हमने कहा चलिए ये 25 वर्ग इकाई है, या चलिए 15 वर्ग इकाई हमने लिख दिया, 15 वर्ग इकाई। तो आप हमको बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो धनात्मक में है, ये तो ऋणात्मक में है। तो देखिए 20 माइनस क्या 15 होगा? नहीं, यही तो गलती है। देखिए 15 माइनस 20 करो या 20 माइनस 15 करो, नहीं होगा। इस आपका कहने का मतलब 5 वर्ग इकाई होगा। आपका कहने का मतलब यही है, 5 वर्ग इकाई है। जब नीचे का हम ज्ञात करते हैं एरिया तो ऋणात्मक में आता है, याद रखिएगा। ऊपर का ज्ञात करेंगे धनात्मक में और नीचे का ज्ञात करेंगे ऋणात्मक में। एक कॉमन सामान्य सी बात है। ऊपर मान लो 20 वर्ग इकाई है, चलो इसको भी हम 20 मान ले रहे हैं, चलो। तो क्या कहोगे कि कोई क्षेत्रफल नहीं है। ऊपर का तो धनात्मक में आएगा जब ज्ञात करोगे, और नीचे का जब ज्ञात करोगे तो ऋणात्मक में आता है। तो कट गया, धनात्मक और ऋणात्मक बराबर 0। आपका कहना है कोई क्षेत्रफल नहीं है। ऊपर भी है नीचे भी है, कुल 40 वर्ग इकाई होगा। ऊपर वाला धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक में अगर आता है तो उसको धनात्मक बना के तब जोड़ेंगे। भाई एरिया है तो एरिया जुड़ेगा ना। मान लो, सुनो पहले, तो आपके पास किसान घरों से लगभग सब बिलोंग करते हैं। 2 हिस्सा जमीन ऊपर हो, 2 हिस्सा जमीन नीचे हो तुम्हारे पास, और पूछे तुम्हारे पास कुल कितनी जमीनें हैं, तो कहोगे 0 है। ऊपर वाला धनात्मक, नीचे वाला ऋणात्मक आता है, तो नीचे वाले को, जो नीचे एक्स अक्ष के रहेगा वो ऋणात्मक आता है। इसीलिए इसका टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया, अगर हम इसके एरिया को A1 माने, इसके क्षेत्रफल को A1 और नीचे के क्षेत्रफल को A2 माने, तो कभी भी जो ऊपर है उनको ऐसे रहने दो। लेकिन अगर कोई एक्स अक्ष के नीचे आ रहा है तो उसको मॉड में लिख दिया जाता है। किस में लिख दिया जाता है? मॉड का मतलब जानते हो, मॉड से बाहर जो अंक निकलता है वो धनात्मक कर होकर निकलता है। बात समझ में आया? जैसे -20 है तो -20 क्या होकर निकलेगा? +20। ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में आएगा। चूंकि माइनस में आएगा, जब ए इसमें निकालोगे समाकलन के अनुप्रयोग से, तो एक्स अक्ष के नीचे की चीज़ें माइनस में आती हैं। तो आप चित्र को देखकर बताओगे इसका मान तो माइनस में आएगा, तो उसमें हमेशा क्या कर दिया जाता है? मॉड लगा दिया जाता है, जिससे वो धनात्मक हो जाए। अब इस क्वेश्चन को तभी आप हल कर पाओगे। तो इसमें देखिए, इसमें अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को चल रहे हैं समझाने। अच्छा, ये समीकरण खींचना आप जानते होंगे। इन्होंने क्या कहा? y बराबर 3x + 2। ये किसका समीकरण है? रेखा का समीकरण है। हमने एक दिन बताया था कि अगर y बराबर mx + c की तरह कोई भी समीकरण रहे, यहाँ m और c की तरह चाहे जो रहे, हर स्थिति में आप कैसे बनाओगे? ऐसे हमने बताया था, ये y अच्छा है, ऐसे काटते हुए बनाओगे। बात समझ में आ गया कि नहीं? आ गया? तो ऐसे काटते हुए बनाओगे। तो क्या उसी तरीके से, इसी तरीके से है नहीं ये चीज़? m की तरह 3 है और c की जगह 2 है, तो m की जगह भले 3 है, चाहे अपने रहो, तब भी ऐसे खींचोगे। बात समझ में आया? कोई भी चीज़ रहे वहाँ, तब भी ऐसे ही रेखा खींचोगे आप, ऐसे तिरछा खींचोगे। अब चलिए हम इसका समीकरण बनाते हैं। ये तो बन ही गया, लेकिन थोड़ा साइड में बनाते हैं। बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसी को फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पर एक चतुर्थांश हम बना दिए, क्वाड्रेंट बना दिए। ऐसे देखिए, x और x डैश, आगे बात समझ में, y, ठीक, y डैश। अब देखो ये क्या हो गया? मूल बिंदु। आगे बात समझ में। अब ऐसे हम क्या कर रहे हैं? ऐसे, सॉरी, अब देखिए
वैसे सब बना रहे थे तब बन गया, ऐसे खींच दिए, ऐसे आ गया कि नहीं आ गया। अब एक चीज़, दूसरा चीज़ देखिए, फिर से देखिए इसको, एक मिनट, ऐसे खींचिए, सीधा दिखाई दे रहा है कि कुछ तिरछा हो गया। आप सीधा मान लीजिए, मन के आंख से मानिए, आगे बात सुनिए। अब एक चीज़ तो ये हो गया, दूसरा क्या है, यक्स अक्ष है। यक्स अक्ष तो यहाँ पर है, ये है, और यक्स बराबर -1, यक्स बराबर -1 किधर होगा आप बताइए। यक्स बराबर -1 इसके अंदर होगा कि बाहर होगा? कैसे आप जान गए कि अंदर होगा और कैसे जान गए बाहर होगा? नहीं पता, सीधे सीधे कहिए नहीं पता। कैसे आप जान गए? यक्स बराबर -1 इस अक्ष के इधर तो होगा, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा है कि इधर होगा कि इधर होगा। आगे बात सुनिए, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छा एक चीज़, चलो यक्स बराबर -1 को लेकर समस्या है ना, यक्स बराबर 1 को लेकर कोई समस्या नहीं। यक्स बराबर 1 यहीं कहीं होगा, कुछ दूरी पर होगा, तो उसको ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे। यक्स बराबर कितना हो गया? 1। अब यक्स बराबर -1 हमारा मिल जाता तो काम हमारा हो जाता है। एक्स बराबर 1 खींचना आता है ना, वाई अक्ष से के समांतर होना चाहिए। पहले एक्स अक्ष पर 1 खाना जाओ, एक्स अक्ष पर 1 खाना जाओ और वाई अक्ष के समांतर खींचो। समझ में आ गया? जब एक्स बराबर होता तो वाई अक्ष के समांतर खींचा जाता, और यक्स बराबर -1 खींचना है। यक्स बराबर -1 और यक्स बराबर 1 खींच चुके, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। पहले यक्स बराबर -1 बाबू ना खींचो। आगे बात सुनने, सबसे पहली बात तो देखिए, ये रेखा कौन सा है? y बराबर mx + c है कि नहीं है? y बराबर 3x + 2 है। तो ये रेखा कहाँ टकरा रही है? यहीं टकरा रही है। तो ये रेखा किस अक्ष से टकरा रही है? तो x अक्ष का समीकरण जो होता है, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष से टकरा रही, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्ञात करो, प्रच्छेदन बिंदु ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? x अक्ष से y, तो इसका समीकरण तो दिया रेड वाले का। ये x अक्ष से टकरा रही है, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। आप हमेशा ध्यान समझ लीजिए, x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। ये क्लास 11th में, क्लास 9, 10th में इत्यादि बताया जाता है, 9th में बताया जाता है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, x अक्ष, ये x अक्ष पर है ना भैया, x अक्ष से काट रहा, तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, तो y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ देखिए 0 हो गया, 3x + 2 हो गया। इनको इधर ले आओ, 3x हो गया, और इनको इधर ले आओ, 2/3 बराबर x, या x बराबर -2/3। मतलब आप समझ ही जाइए कि यहाँ इसका निर्देशांक x वाला मिल गया भाई। x अक्ष पर इसी बिंदु को ज्ञात किया ना, और y बराबर क्या है? 0। तो मतलब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्रच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदन बिंदु। x, y होता है, तो x का मान कितना आया? -2/3। कब आया? जब y का मान, तो यहाँ -2/3 0 मिला कि नहीं मिला? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? -2/3। अब आप इसको खींच सकते हो बड़े आराम से। 2/3 1 से कम होता है कि ज़्यादा होता है? 1 से कम होता है, 1 से मात्रा में 1 से कम होता है। तो x बराबर -1 इधर नहीं रहेगा। माइनस तो ऋणात्मक दिशा व्यक्त कर रहा ना, माइनस और माइनस तो ऋणात्मक व्यक्त कर रहा ना, किधर की दूरी माइनस ली जाती है। 2/3 जो है कम होता है, और 1 क्या होता है? ज़्यादा। तो -1 इधर नहीं रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा -1, माने इसके इधर रहेगा। बात समझ पा रहे हो? अब x बराबर -1 रेखा एक खींच लो, तो x बराबर -1 एक रेखा खींच लोगे, x बराबर -1, ax बराबर है। बात समझ में आया? अब देखिए इन्होंने क्या कहा, y बराबर 3x + 2। x अक्ष ये है कि नहीं है? एवं कोटियों, इतने और इतने से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इनसे घिरा बाउंडेड एरिया कौन कौन आपको मिल रहा है? ये मिल रहा है, इधर देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
और ये भी मिल रहा है, देखिए ऐसे। और कहाँ मिलत है, और कहाँ बाउंडेड एरिया जो घिरा हुआ क्षेत्र है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब देखिए इसका समीकरण आप इससे निकाल लीजिए, इसी से हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पर एरिया देखिए, एरिया बहुत आसानी से ज्ञात करिए, इनको समझिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहाँ x बराबर क्या है? -1 है कि नहीं है? x बराबर -1 से लेकर -2/3 तक। आगे बात सुनिए। अब y इसी रेखा का लोगे, इसी रेखा पर ये निर्भर है, यही रेखा का तो समीकरण दिया है। तो x बराबर -1 से -2/3। तो यहाँ लिखेंगे, ये देखिए x का मान है, x का मान ये भी है। तो -1 से -2/3 और देखिए और y dx, y इसी रेखा का होगा ना, यही रेखा है, y dx। कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज़ है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कोई समस्या अगर आ रही हो तो पूछ सकते हैं। देखिए अगर मात्रा की बात किया जाए तो -2/3 छोटा है। आगे बात सुनिए। और -1 इधर हो गया। लेकिन अगर फिर ऋण लगा के बात किया जाए, जब अंक लगाओगे, अंक देखोगे माइनस लगा के, तो ये जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतने छोटा होता है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर अक्ष पर आप ऐसे समझो, 1 मिनट रुक जाइए। x बराबर -1 खींचना हो, -2 खींचना हो, -3, तो x बराबर -2 इधर करोगे नहीं, मात्रा देखोगे। समझ में आया? सबसे छोटा अंक तो ये है, सबसे छोटा तो ये है। तो आपके हिसाब से पहले ही होगा, ये बाद में होगा, आपके हिसाब से बाद में होगा, ऐसा नहीं होता। ये माइनस यहाँ पर अभी दिशा बता रहा है, अक्ष पर क्या बता रहा है? अक्ष पर जब रहेगा तो दिशा बताएगा। तो वहाँ केवल माइनस का मतलब दिशा से लीजिए। समझ में आया कि इसका मतलब x बराबर 1 हमको खींचना है इस दिशा में, इसका मतलब ये होता है यहाँ माइनस का। समझ में आया? तो 1 यहाँ हो गया, x बराबर 2 खींचना है इस दिशा में। बात समझ में आया? x बराबर 3 खींचना, तो 1 खाना, 2 खाना, 3, ऐसे होगा। लेकिन जब लिमिट में लगाने लगेंगे तो वहाँ दिशा का मतलब नहीं हो गया, फिर उसमें माइनस छोटा है बड़ा है तब ऐसा देखेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यही सब चीज़ें हैं, इसीलिए। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, अब ये x अक्ष के नीचे आ रहा है कि नहीं? तो इसका क्षेत्रफलवा जब ज्ञात करोगे तो माइनस में आएगा, तो इसका ज्ञात करोगे ऊपर वाला प्लस में आएगा, इसका जब समाकलन से ज्ञात करोगे माइनस में आएगा। चाहे ज्ञात करके देख लीजिएगा। तो क्या उसमें से इसको घटाओगे? इसका दोनों जोड़ के बताएंगे ना। तो इसको माड में अलग भर दो, जो x अक्ष के नीचे है माड का मतलब समझ रहे हैं कि अगर माइनस में आता है तो प्लस हम उसको बनाएंगे, माइनस में आएगा आज करके चाहे देख लीजिएगा। तो माड हम ब्लैक से लगा दिए। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लो। तो x बराबर 1 तो आएगा यहाँ पर भाई, x बराबर 1 नहीं है। आप कोऑर्डिनेट भी ज्ञात करोगे तो यही आएगा, x बराबर 1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1, यही तो है भाई। 1 खाने पर ही तो खींचे हो, तो ऊपर भी तो यही रहेगा। तो x बराबर 1 है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात करोगे, तो इसको इंटीग्रेशन लिखोगे -2/3 से 1 तक। आ गया? अब फिर यही समीकरण, ये ललका लाइनिया ऊपरों में, यही ललका लाइनिया नीचे भी है। आगे बात समझ में? इसी से तो ज्ञात करें, तभी तो ऋणात्मक आएगा, उल्टा कर रहे हैं। ये वही ऊपर भी है, तो y dx, y यही रेखा का। अब इसको देखो, ये देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल है और बहुत आसान है। समझ पे आने के बाद एकदम आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए -1 और -2/3। अब y बराबर यही रखोगे 3x + 2। बात समझ में आया? और इनको लिखोगे dx, और इनको लिए फिर माड। अब माड हम ब्लैक से बनाते चलेंगे, ठीक है? इतना समझाने के लिए, भाव बनाने के लिए कि यूट्यूब पर हमारा भी भाव बने और हम भी रेड का यूज करते हैं, ठीक? हाँ, 2/3 और 1 y का मान क्या हो गया? 3x + 2। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, अब इसके बाद इनका समाकलन कर डालो। समाकलन इनका एकदम आसानी से कर सकते हो। क्या होगा समाकलन? 3
एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 2x। समाकलन खटखटुआ मॉडल से करने आना चाहिए, लेकिन खटखटुआ मतलब ये नहीं कि यहाँ जल्दी मचा दो, नहीं तो जल्दी मचाने में गड़बड़ ही हो जाएंगे। और ये ध्यान में रखिए, यहाँ क्या रहेगा, मॉड। और यहाँ पर भी इसका समाकलन जैसे इसका होगा वैसे वो भी तो उसी का आएगा भाई। इसको देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा दे क्या। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इसको देखिए 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x। अब इसके बॉक्स ब्रैकेट के ऊपर लिमिट लगा दीजिए -2/3 और 1। कोई दिक्कत। अब इनको हमको हल करना है भैया। इनको हल करने का मतलब आप यहाँ पर देखिए लिमिट लगाइए, पहले -2/3 रखते जाइए। तो मॉड के अंदर हम रख रहे हैं, तो यहाँ देखिए 3/2 हो गया, 3/2 कर दीजिए। और x के स्थान पर -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2/3 ऐसे लिख दिए। फिर हम माइनस लगाएंगे, माइनस नहीं, हाँ माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद हम एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिए और उसके बाद -1 यहाँ पर रखेंगे। क्या रखेंगे, -1। तो 3/2 गुणे -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1। अब इनको हम बंद कर देते हैं, इस बॉक्स ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, या यूँ कह लीजिए हम इसको मॉड को बंद कर देते हैं। मॉड है, अभी तो इतना काम हुआ, अब प्लस करके इसका भी काम करना पड़ेगा। तो प्लस इसमें देखिए सबसे पहले अपर लिमिट लगाइए, तो 1 लगाओगे तो 3/2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1। फिर माइनस लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, हड़बड़ाइएगा नहीं तो ये ऐसे हैं गड़बड़ हो जाते हैं। 3/2 माइनस 2/3 लगाएंगे ना। 1 मिनट, सब हम अपर लिमिट लगा चुके, अब लोअर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो 3/2 और यहाँ पर देखिए आप लोग भी देखते रहिए, अगर गड़बड़ होगा तो हम आप ही लोगों को लगाएंगे। 2 × -2/3। अब ऐसे बंद कर दिए। अब देखिए नीचे वीडियो में आ रहा क्या, अब यहाँ पर देखिए मॉड में 3/2 हो गया और गुणे 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 लिख दिए यार, आ गया। और प्लस माइनस का गुणा -2 दूना 4/3। अभी कर्ली ब्रैकेट में हल कर लीजिए, पहले 3/2 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस हो गया 1, उसका कोई मतलब नहीं निकला। और ये माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कर्ली ब्रैकेट बंद करके मॉड लगा दिए। अभी तो हमने मॉड का काम किया, अब इधर का काम करते हैं प्लस। अब यहाँ पर 3/2 और देखो 1 का स्क्वायर माने कुछ नहीं, प्लस 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 1 = 2 माइनस। अब इसको देख लीजिए 3/2, अब ये 2 दूना 4, 4/3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 लिख दिए, 2 बार लिख दिए, और 2 दूना 4 माइनस 4/3। अब ये यहाँ तक हमने हल कर दिया। अब इसके आगे अगर हल करना, देखिए वीडियो में नीचे आ रहा है कि ऊपर लिखे आ रहा है, तो बहुत जल्दी आइएगा नहीं। 3 से 3 काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, तो ये मॉड में है, ध्यान में रखिए। 2/3 -4/3 माइनस। अच्छा, इनको हल कर लेते हैं। इनको देखो 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, -1/2 आया, और -1/2 जब इधर आएगा +1/2। देखिए सही हल कर रहे हैं क्या। अब मॉड ही रहने दीजिए। अब प्लस यहाँ पर देखिए, इनको 2 दूना 4, 3 7/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक, 3 से 3 कट गया और 2 दूना 4। अब यहाँ 2/3 हो गया माइनस 4/3 हो गया। अब इसको ऊपर हम हल कर देते हैं। अब बगल में देखिए, बगल में दिखाई दे रहा, तो बगल में यहाँ दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखते जाइए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखिए भैया, इनका हर सेम है, तो इनको जब घटाओगे तो 1/2 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम मॉड में 1/2 पहले लिख दिए, ऋण लिख दिए, ठीक है। और हर सेम है, तो 4 में से 2 घटाओगे 2, -2/3 हो जाएगा, -2/3 हो गया। अब इनको हम बंद कर दिए और प्लस। अब इनको भी हम हल करते हैं। इधर देखिए, दिखाई दे रहा है क्या, कट रहा है कि दिखाई दे रहा है, 7/2 और यहाँ पर देखिए माइनस। अब इसको देखिए, इनको हल कर दीजिए, -2/3 है, तो -2/3 नहीं बचेगा, अब बाहर आएगा प्लस
प्लस 2/3। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, इनको हल करेंगे 3 एकम 3 और माइनस 2 दूना 1/6 और प्लस, अब इनको देखो 7 तिरिक 21 और 2 दूना 4 6, ये बॉक्स ब्रैकेट में हो गया। अच्छा यहाँ पर फिर देखिए इसको देखते जाइए, माइनस 1/6, देखो माइनस में आया कि नहीं आया। अगर मार्क नहीं लगाए होते तो ऊपर के एरिया में से घट जाता कि नहीं, घट जाता। तो 21 4 25, 25/6। अब इनको हम क्या करने वाले हैं, ऐसे 1/6 प्लस में लिखेंगे। अगर वही मार्क ना लगाए होते तो आप घटा देते, आपका आंसर गड़बड़ हो जाता। तो यहाँ पर देखिए 25/6 कितना हो गया, 26/6। क्या 2 से कट रहा, क्या 2 3 6, 2 एकम 2 13, 13/3 वर्ग इकाई। तो देखिए कितने अच्छे से आ गया, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना आ रहा देखिए, तो देखिए ये हमारा जो है आज का वीडियो यहीं तक है और आप लोगों का क्लास भी आज तक यहीं तक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस पर बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के सलूशन आपको मिलेंगे, बहुत व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे। आगे अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी के भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।